खबर में खुश आमदेद में साथ आरफ भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। और नाज़रीन, आज हमारे साथ इंतहाई माया नाज हमारे दो साफ़ी डिस्टिंग्विश्ड एनालिस्ट जनाब मोहम्मद मालिक साहब और मुईद पीरज़ादा साहब ने भी हमें टाइम दिया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ खबरें और फिर मैं सवालों की तरफ आता हूँ। क्या मई में बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं और ये जो आर्टिकल 6 की बात हो रही है, ये मामलात किस समझ जाते नज़र आते हैं, इस पर बात करेंगे। आइंदा इलेक्शन कुछ लोग कह रहे हैं चंद माह में होंगे, जिस तरह शेख रशीद साहब का कहना है, और कुछ लोग जो अंदर की खबरें रखते हैं वो कहते हैं कि ये दूर है, अभी इंतखाबात का मामला ये शायद 2022 में ना हो। सीनियर सियासतदान बार बार खाना जंगी की तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं, क्यों हमें खौफजदा किया जा रहा है? पुरअमन तरीके से क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? और क्या मौजूदा हुकूमत इस महंगाई को काबू कर सकेगी या नहीं? मैं मालिक साहब पहला सवाल अर्ज़ करता हूँ और फिर पैनलिस्ट आपसे बात करेंगे। हुजूर ये फरमाएं कि ये कोई मई में केसेस खुल रहे हैं, नैब में एक इंक्वायरी शुरू हो गई है, खान साहब के हवाले से कहा गया है कि एक रेफरेंस तैयार हो रहा है, ये मामलात किधर जा रहे हैं? डू यू थिंक इट इज़ वाइज टू गो ऑन लाइक दिस? सर वाइस का तो पता नहीं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में तारुल तारक साहब भी थे, नज़ीर तारक साहब भी थे, फेडरल लॉ मिनिस्टर। उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को बड़ा सपोर्ट किया है, इस जो ये बात चल रही है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल फाइनल इस पर डिसीजन ले रहे हैं, हमारी इस पर मुशावरत जारी है। और दो चीज़ें तो क्लियर हैं कि सदर पाकिस्तान और गवर्नर, इन पे तो नज़र आ रहा है कि इन्होंने क्लियरली डिसाइड कर लिया है कि इन्होंने इन पे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर केस करने हैं, रेफरेंसेस डालने हैं। इमरान खान साहब का अभी इन्होंने फैसला नहीं किया और उसको वो देख रहे हैं, लेकिन इन दो पे दो बड़े क्लियर हैं और बिल्कुल हम एक टकराव की तरफ जा रहे हैं। आज जो आपने देखा नैब ने अफरा खान का भी खोल लिया सारा अकाउंट, 84 करोड़, और फिर समा में बड़ी डिटेल्ड उसके ऊपर और भी डिटेल्स आई कि जी कौन सी ज़मीनें ट्रांसफर हुई, कौन सी नहीं हुई। तो वो इशू फराह खान का नहीं है, वो बिकॉज फराह खान की दोस्ती फॉर्मर फर्स्ट लेडी के साथ थी, इसलिए वो अब बेसिकली गवर्नमेंट अगर इमरान खान साहब के इतने करीबी ताल्लुक को टारगेट कर रही है, उसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि ठीक है, कम वोट में अब अगर लड़ना है तो फिर बहुत ही नास्ती किस्म की मुझे लगता है लड़ाई होगी। सो ये निज़ाम के लिए क्या अच्छा होगा नज़र तो नहीं आता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके पास सिवाय गवर्नमेंट के पास रिएक्शन के बड़े थोड़े से ऑप्शंस हैं। देखिए जो बयानिया इमरान खान साहब ने बना दिया है, एंटी अमेरिका, उसके अंदर अब मज़हब भी आ गया है, एंटी अमेरिका है और नेशनल नैरेटिव, नेशनल आइडेंटिटी, खुददारी, तो उसका शॉर्ट टर्म इस गवर्नमेंट के पास तो सिवाय इसके कि जिसको पंजाबी में कहते हैं अपनी पाओ, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। सो आई थिंक यही रिस्पॉन्सिबली बन रही है, बिकॉज ये बात कर रहे हैं गवर्नेंस की, डेवलपमेंट की, जी बजट की और महंगाई कम करने की, वो तो मिड से लॉन्ग टर्म की बातें हैं। शॉर्ट टर्म में तो यही है कि जो हमारे सामने नज़र आ रहा है, और नज़र आ रहा है कि हम काफ़ी एक टकराव की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी हुकूमत जो भी आए वो कारकर्दगी की बजाय इंतकाम पे ज़्यादा फोकस करती है। मालिक साहब भी मुझे मेरी रहनुमाई फरमाए, हमने इतना अरसा जर्नलिज्म किया है, आज तक आर्टिकल 6 किसी तरह लगा नहीं। हमारी इतलात ये है कि वो इमरान खान को डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए कि वो लॉन्ग मार्च ना करे या इस्लामाबाद धरना ना दे, उनके खिलाफ और उनके करीबी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्या इससे इमरान खान की तारीख दब जाएगी? आप समझते हैं हुकूमत की ये स्ट्रेटेजी बेहतर है? और दूसरी तरफ अरशद शरीफ साहब, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा और साबर शाकर को ये हुकूमत चिचोरी हरकतों से गिरफ्तार करना चाह रही है। हम इन्हें वार्न कर रहे हैं कि हमने आपके बाप दादा को देखा, हमने उनसे टक्कर ली, साफत को कदगर ना लगाए। डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ, पहले सवाल पे दे दें, क्या इमरान खान डर के पीछे हट जाएंगे आर्टिकल 6 की वजह से? भट्टी साहब बहुत मुश्किल है। पहली तो बात है कि आर्टिकल 6 मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और वकला से पूछा है, कोई कन्विंसी नहीं है हुकूमत के अलावा कि कहीं आर्टिकल 6 का दूर पार से भी कोई इसमें चीज़ बनती है। आर्टिकल 6 तब बनता है जब बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकॉन्ट्रोवर्टेबल आपके पास एविडेंस हो आइन को बेसिकली एब्रोगेट करने की। जैसे जनरल मुशर्रफ ने फॉरेन टेक ओवर कर लिया 12 अक्टूबर 1999 को, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ कर दिया, और बाद में एक और उनके ऊपर आर्टिकल 6 का केस बनाया गया 3 नवंबर 2007 के हवाले से, जो बनता नहीं था। तो ये तो केस खैर बनता ही नहीं है, दूर पार से कहीं नहीं बनता। और फिर ये कि इमरान खान को बेसिकली इससे मदद मिलेगी, ये बहुत ही गैर दानिशमंदाना अनवाइज चीज़ है।
बिकॉज इमरान खान इस किस्म की एडवर्सिटी के ऊपर उनकी पॉलिटिक्स जो है वो थ्राइव करेगी, उनको और ज़्यादा हमदर्दी मिलेगी। और जो भी ये मशवरे दे रहा है ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन की ये हरकतें हैं, जैसे अरशद शरीफ साहब के घर में लोगों का घुस जाना, इमरान खान रियाज हम लोगों को थ्रेटन करना, साबिर शाकिर साहब को उठाने की कोशिश करना, ये सब वो चीज़ें हैं जो फ्रस्ट्रेशन, एक फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट से ये चीज़ें हैं। तारीख इस चीज़ की गवाह है कि कभी इस किस्म के इकदामात से हुकूमतों को फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर इमरान खान जैसी शख्सियत, इतनी पॉपुलर शख्सियत के ऊपर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ऊपर आर्टिकल 6 लगाना ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। और इस वक्त ज़रूरत जिस चीज़ की है वो ये है कि सियासी राब्ते होने चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए पावर सेंटर्स के दरमियान, और जो सियासी एक कैफियत पैदा हो चुकी है, पोलराइजेशन पैदा हो चुकी है, एक पैरालिसिस पैदा हो चुका है मुल्की सियासत के अंदर, इसका हल निकाल कर जल्द से जल्द इंतखाबात करवाने चाहिए। तैयार नहीं है अंदर की, हमें जो लोग फेमिलियर है वो यही समझते हैं कि पहले शहबाज शरीफ साहब ने कमिट किया हुआ है कि वो एक नया आर्मी चीफ लगाएंगे, नवंबर में लगाएंगे, फिर असेंबलियां तोड़ने की बात हो सकती है और अर्लीस्ट पॉसिबल कहीं फरवरी मार्च में इलेक्शन हो सकते हैं। इसीलिए कहीं से इशारा आया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है हमें समझ आती है, एनालिसिस है कि उन्होंने ये क्या डाला है कि मई 2023 से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। तो अंदर की तो ये कैफियत है, लेकिन जो असल ग्राउंड रियलिटी है वो कि इलेक्शन ही अब इस चीज़ का हल है जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, आर्टिकल 6 नहीं। जी मलिक साहब। हाँ मालिक, मैं चाह रहा हूँ यार आपसे कमेंट लेना कि 20 दिन खान साहब ने दिए हैं लेटर को, अपना 8 मार्च से उनको मिला, 20 दिन बाद उस पर बारे में बोले हैं सॉरी, इससे पहले अगर उनकी परफॉर्मेंस पे बड़ी डिस्कशन थी कि ये पावर्टी आ गई, गुर्बत आ गई, बेरोज़गारी आ गई, मैं सिंपली आपसे ये जानना चाह रहा हूँ ये कौन सा सीक्रेट है, कौन सी ऐसी सक्सेस है कि विद इन 20 डेज खान साहब इतने पॉपुलर हो गए? क्या ये कन्फर्टेशनस माइंड है, ये जो पंजाबी गंडासा टेक्नोलॉजी है कि लड़ोगे तो पॉपुलर होगे? व्हाट इट सेज, ये पाकिस्तानी लोगों के बारे में क्या बता रहा है? पहले तो जो मोहित अभी बात कर रहे थे ना, मैं आई टोटली एग्री विद हिम कि ये आर्टिकल 6 वाली जो चीज़ है ना, इससे खान साहब ने घबराना है, बल्कि ये उनको उनके हक में जाएगी। मेरा ख्याल है कि वेस्ट ऑफ एफर्ट होगा, गवर्नमेंट को इसे परहेज करना चाहिए, क्योंकि खान साहब थ्राइव करते हैं कॉन्फेडरेशन के माहौल में। अगर आप उनसे आराम से बात करें तो शायद खान साहब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अगर आप उनको कन्फ्रंट करें तो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। देखिए, खान साहब की एजुकेशनल पॉलिटिक्स उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है। उन्होंने क्या किया है मलिक साहब, उन्होंने इश्यूज से बहस ले गए पहले वो शख्सियात की तरफ। उन्होंने कहा कंपेयर करो, मुझे कंपेयर करो मौलाना फजल रहमान से, मुझे कंपेयर करो आसिफ जरदारी से। जब ये कंपैरिजन आप करते हैं तो बहरहाल बेहतर दिखते हैं, और उनको पता है 2 लोग टेलीविजन की पॉलिटिक्स के लिए बने हुए, एक है इमरान खान, एक है मरियम नवाज। ये दोनों टेलीविजन लव्स हैं, कैमराज लव देम, क्राउड्स लव देम, दोनों बड़ी बातें करते हैं, टीवी पे अच्छे लगते हैं। ये बड़ा फिजिकल लुक्स बड़ी मैटर करती हैं, हम चाहे उस पर माने या ना माने। तो उन्होंने पहले पर्सनैलिटीज पे लेके बात, उसके बाद जो अभी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस मुल्क की आबादी मलिक साहब 70% आपकी यूथ है, उसके अंदर 60% से ज़्यादा 30 साल से नीचे की है। इस उम्र में आप जज्बाती होते हैं, आप आइडियलिज्म आप में बहुत होता है, और आपको ये चीज़ें जज्बाती बड़ी अपील करती हैं, खुददारी, नेशनल आइडेंटिटी, ये तमाम चीज़ें। और आज की यूथ बड़ी लिंक है, हम लोगों की यूथ और थे, जो हम जवान थे ज़माने और थे, टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं थी। आज की डिजिटली कनेक्टेड यूथ है, वो देखता है अमेरिका में क्या हो रहा है, दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है, उसको पता होता है कौन सी मूवमेंट चल रही हैं। तो उनको टैप किया है इमरान खान साहब ने, और वो यूथ स्पेसिफिक्स के बजाय, ये महंगाई, ये चीज़ें जो रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, इसके बजाय आइडियलिज्म ऑफ लाइफ में बिलीव करती हैं। ये उन्होंने ज़बरदस्त टैप इन किया है। इसलिए अब नए स्टाइल की पॉलिटिक्स इमरान खान कर रहे हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट और ये एलाइज। अच्छा मलिक साहब, मैं जरा आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपने बड़ी डिटेल, अगर इतलात है कि 20-25 बड़ी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आप समझते हैं कि इमरान खान की जमात को गिरफ्तारियां करके उसके बाद इमरान खान डर के बैठ जाएंगे, या अनारकी पूरे मुल्क में फैलती हुई देख रहे हैं? आपका तजर्बा क्या कहता है? आपने सारी उम्र जर्नलिज्म में गुजार दी। देखिए, इमरान खान के लिए हर चीज़ डिस्पोजेबल है, हर बंदा एक्सपेंडेबल है, वो किसी की गिरफ्तारी से परेशान नहीं होंगे। इमरान खान को अगर, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, ये जो 50 लोगों पे अगर आप करप्शन निकाल के साबित कर दें, इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फराह खान पे करप्शन निकल के साबित होती है, ये इमरान खान को ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि ये उनके घर को टच करती है, फर्स्ट लेडी, फॉर्मर फर्स्ट लेडी को टच करती है। इस पर इमरान खान का रिएक्शन और होगा, उनका परेशानी ऑफ लेवल और होगा। इसलिए
अगर आप उनके 100 बंदे पकड़ लेंगे, उनकी तो तहरीक को तकवीत मिलेगी। मेरा ख्याल है कि अगर इस गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब को परेशान करना है तो कन्फ्रंटेशन उनको करने दें, ये अपनी गवर्नेंस करें, ये चीज़ें साथ चलाएं, भले उन्हें मुकदमे चलाने चलाएं, लेकिन अगर ये कॉन्फ्रंटेशन उनको मुआद देंगे तो इसका फ़ायदा नुकसान अपोजिशन को होगा। आज के अपोजिशन को गवर्नमेंट के हक में नहीं जाएगा। बिकॉज अभी दो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, शनीद ये है, अभी तो बात कर रहे हैं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से ही पूछा था, बाकियों से भी, उनका ख्याल है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, कुछ 4-5 बिलियन की तो हमें रिलीफ आ जाएगी। वो कोशिश तो कर रहे हैं 7.5 अरब का पैकेज करने का सारा। अगर 4-5 उनको रिलीफ वहाँ से आ जाता है, IMF का 2-3 बिलियन उनको आ जाता है, चाइना का आ जाता है, UAE से चीज़ें निकाल लेते हैं, अगर ये 10-12 बिलियन की गेम कर लेते हैं तो इनको एक सांस लेने का मौका मिलता है। ये अगले बजट में रिफ्लेक्ट भी करेगा, ये एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी ला सकते हैं। उतना बड़ा बुरा बजट नहीं लाएंगे जितना इस वक्त नज़र आ रहा है। सो आई थिंक गवर्नमेंट को फोकस इधर रखना होगा ताकि नहीं। मालिक साहब, मैं या डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान अगर अपने वर्कर को कॉल देता है, जैसे वो फरमा रहे हैं कि 20 लाख लोग आएंगे, तो क्या हुकूमत आपस में कमज़ोर है? बहुत ज़्यादा इख्तलाफ आता है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, अख्तर मैंगल, मौलाना साहब की डिमांड अलग है, 3-4 सदर बन रहे हैं। इन हालात में क्या हुकूमत इसका हो सकती है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में और स्मूथली चलती रहे? बड़ी साहब, पहली तो प्रोटेस्ट तो खैर मुल्क पूरे में है, लेकिन कि जो 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाना जो है ना, ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। ये हो सकता है कि इमरान खान साहब ने इसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर टेबल पे रखा है। इससे ज़्यादा बड़ा मसला वो पैदा कर सकते हैं अगर हर शहर के अंदर एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए, हर शहर में लोग सड़कों पे निकल आए। कहते हैं कि 90s में बांग्लादेश में अपोजिशन की जमातें जो थी, उन्होंने जनरल इरशाद के खिलाफ ये कहा था कि हर आदमी निकल के अपने चौराहे के बाहर आके खड़ा हो जाए और वहाँ खड़ा रहे 1 घंटे के लिए। तो पूरा बांग्लादेश जो है वो जैम हो गया था और जनरल इरशाद को हुकूमत जो है वो छोड़नी पड़ गई थी। तो लोगों को लाना इस्लामाबाद जो है, मुझे नहीं पता कि ये कितना प्रैक्टिकल प्लान है, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास इतनी एक मोबिलाइजेशन ज़रूर है कि वो बहुत ज़्यादा शहरों के अंदर बार बार एक क्राइसिस खड़ा कर सकते हैं। कल मैं देख रहा था डी चौक की तरफ मैं गया तो मैंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में पुलिस और राइड केयर और गाड़ियाँ और बहुत कुछ वहाँ था। तो मैंने एक पुलिस के इंस्पेक्टर से पूछा कि यार ये क्या चक्कर है? उसने कहा जी रैली आ रही है, लोकल MLA है और हम 1.5-2 घंटे से यहाँ बैठे खार हो रहे हैं, अभी तक वो आया ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर 200 लोगों की भी रैली आ जाती है तो इंतजामिया के ऊपर, पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। और तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी बहरहाल कैपेसिटी है कि वो पूरे मुल्क में 1 महीने में सैकड़ों रैलीज निकाल सकते हैं और इस किस्म की एक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं कि हुकूमत अपने नुक्ता नज़र में तब्दीली लाने पर गौर करे। जो दूसरी चीज़ मालिक साहब ने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आज से 3 या 4 मार्च को, जब अभी डोनाल्ड लू की अभी अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, ये डोनाल्ड लू का खत और अमेरिका की कोई चीज़ सामने नहीं आई थी, तो मैंने एक वीलॉग किया था कि अमेरिका इमरान खान को हटाना चाहता है, रजीम चेंज इन पाकिस्तान, जो बहुत देखा गया। उसमें मैंने कहा था कि इसमें सिर्फ एक ही सूरत में इमरान खान की हुकूमत को गिराने का मंसूबा हो सकता है अगर इसके आगे एक इकनॉमिक प्लान हो। और वो इकनॉमिक प्लान जो है वो ये होगा कि IMF से नरमी मिलेगी, सऊदी अरब से पैसे मिलेंगे, UAE से पैसे मिलेंगे, कतर से पैसे मिलेंगे, फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो डोनाल्ड लू का खत तो बिल्कुल बेमानी हो जाता है, लेकिन ये जो आप सिम्टम्स देख रहे हैं इस वक्त एक सपोर्ट के, अमेरिका के कंट्रोल इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर से, ये इंडिकेट करते हैं कि इस गवर्नमेंट को जो अब नया हाइब्रिड रजीम आया है इसको सपोर्ट दी जाएगी। ये वो चीज़ है जो इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज होगा, बिकॉज अगर इस हुकूमत को इतनी बड़ी फाइनेंशियल रिलीफ मिल जाएगी, जिसकी तरफ अभी मालिक साहब ने इशारा किया, तकरीबन $4 बिलियन ये सऊदी अरब से ज़्यादा रिलीफ ले रहे हैं, टर्नओवर भी करवा रहे हैं पिछली चीज़ों का, और इनको UAE से भी पैसे मिल जाएंगे। वर्ल्ड बैंक भी बहुत बड़ा पैकेज बना रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका एक्सपोजर 300 मिलियन $200 मिलियन का था, $300 मिलियन का, उसने $1.3 बिलियन का एक्सपोजर का फैसला किया है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो शहबाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को ये फैसिलिटी देंगे कि वो एक नरम बजट लेकर आएंगे, लोगों को रिलीफ दे सकेंगे, ऑयल की प्राइसेस नहीं बढ़ानी पड़ेंगी, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ानी पड़ेगी, और ये इमरान खान के लिए एक प्रॉब्लम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ऐड कर दूं, जी बाकी पैसे छोड़े तो ये फिस्कल रिलीफ आ गई, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी डॉलर रुपये पैरिटी, आपका रुपए की कीमत बेहतर होगी। अगर आपकी रुपए की कीमत बेहतर होती है तो सबसे बड़ा महंगाई में जो डिफरेंस पड़ेगा वो इसी से पड़ जाएगा। सो ये फिर ये दोबारा बहस, जो अगर ये 4-5 इन्होंने रिलीफ दे दी तो फिर दोबारा बहस इश्यूज पर चली जाएगी, और जिस दिन बहस इश्यूज पर चलेगी, मलिक साहब आप तमाम दोस्तों से मेरा ये ख्याल है कि अगर ये दोबारा बहस इश्यूज पर चली गई तो वो इमरान साहब के लिए ज़्यादा परेशानी का बायस है। जब तक ये एक एम्बिगुअस सी वेग बातों में रहेगी
तो इमरान खान स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। और जब इश्यूज पे बहस चली जाएगी, परफॉर्मेंस, महंगाई, देखिए किसी की भी परफॉर्मेंस बुज़दार साहब से बेहतर होगी पंजाब में किसी की भी परफॉर्मेंस सेंटर में बेहतर होगी। अगर इतनी अच्छी होती तो आपके 4 से 5 फाइनेंस मिनिस्टर ना बदलते, 4 आपके 5 फाइनेंस सेक्रेटरीज ना बदलते, आपके 8 FBR चेयरमैन ना बदलते, पंजाब में 6 आपके चीफ सेक्रेटरीज और IGs वगैरह ना बदलते, दर्जनों के हिसाब से सेक्रेटरीज ना बदलते। गवर्नेंस और इश्यूज बहुत बड़ा इशू था पिछली गवर्नमेंट का। कामयाबी होगी इस गवर्नमेंट की अगर ये बहस दोबारा इश्यूज पे ले गई। इमरान खान की कामयाबी होगी कि बहस के बजाय अगर उन्होंने बहस अपनी शख्सियात पे रखी इश्यूज के बजाय। मैं आपसे मालिक आपसे डॉक्टर साहब दोनों से ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मान लिए चले हाइपोथेटिकली कि वाकई उनको अमेरिका का लव अफेयर हो गया शुरू, डॉलरों की बारिश शुरू होगी। सवाल ये है कि वो पाकिस्तान से क्या इसके बदले में चाहेंगे, वो किस मोहब्बत में इतने डॉलर आपको इधर से सऊदी अरब से भी मिल रहे हैं, आप इस मोहब्बत की क्या वजह हो गई है? देखिए डॉलरों की बारिश मालिक साहब नहीं, मालिक से पहले ले, आप बाद में बता दीजिएगा। देखिए डॉलरों की बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हमेशा चाइना फैक्टर को मत भूलें। अमेरिका चाहता है कि आप चाइना से आपको परे विन अवे करें। ये अब डेफिनेटली 2 वर्ल्ड व्यूज बन गए में, 2 सेंटर्स बन गए में। इवन चाइनीज आर ट्राइंग टू थ्रेटन अमेरिकन डॉलर एज अ सोल ट्रेडिंग करेंसी, उसके ऊपर भी बहसें चल रही हैं। और अमेरिका ने देखा कि जिस तरह चाइना ने अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बनाया है, वहाँ पे आप यकीन माने चाइनीज थ्रू डेवलपमेंट एंड थ्रू इकोनॉमिक असिस्टेंस बिलीव करते हैं अपनी सिमुलेशन का मुल्कों के साथ। अमेरिका वादा ताकत के साथ भी करता है, वेस्टर्न चीज़ों में भी करता है। सो इसमें एक फैक्टर नहीं है कि आप कहते हैं जी इस वजह से है। जैसे कोई लोग कहते हैं वो जी जवाब में आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम मांग लेंगे। आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई दे सकता ही नहीं है, ना कोई जर्नैल दे सकता है, ना कोई पार्लिमानी कोई पॉलिटिकल लीडर कर सकता है। कुछ तो चीज़ें जो रेड लाइन्स हैं कोई चाहे भी तो क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसमें मल्टी फैक्टर्स हैं। लेकिन हैविंग सेड जी डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं इस पे? जी मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि 3 या 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अमेरिका की रिक्वायरमेंट्स होंगी या अमेरिकन कंट्रोल सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होंगी। देखिए जब से ये हाइब्रिड रजीम आया था 2018 का, जिसको अफवाज पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल थी, उनको एक पॉपुलर पॉलिटिकल कवर मिल गया, तो जो मगरब का एक जो रीजनल पर्सपेक्टिव था वो इससे डिस्टर्ब हो गया। बिकॉज वो थ्राइव करते हैं इस खित्ते में कि एक सिविल मिलिट्री डिवाइड हो ताकि वो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ प्ले करें। वो उन्होंने अचीव कर ली है गुज़श्ता 6-7 हफ्तों में। अब उनके 3-4 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। वो अफगानिस्तान में अभी तक अफगान तालिबान हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो चाहते हैं वहाँ कयास हो, वो गवर्नमेंट फॉल कर जाए। वो देखते हैं कि चीन का फुटप्रिंट यहाँ पे जो बढ़ गया है वो इसको फ्रीज करना चाहते हैं। और उसका तरीका ये होगा कि वो पाकिस्तान को और हिंदुस्तान के दरमियान में आपको लगेगा कि ऑप्टिक्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे, हाई कमिश्नर्स वापस आ जाएंगे चंद दिनों में, फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात होगी। उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक लगेगा कि भाई ट्रेड की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। कश्मीर पे हिंदुस्तान की पोजीशन को एक्सेप्ट करने का जो लॉलीपॉप है वो ये होगा जो इंडिया ने पहले ही प्लान करके रखा है। उनका स्क्रिप्ट ये है कि वो कश्मीर को आर्टिकल 370 के बजाय 371 दे देंगे। तो जम्मू और कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड देंगे। जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो पहले दे देते, वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा रजीम आ जाए जिससे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो जब वो चीज़ होगी तो पाकिस्तान में एक आम आदमी को यह पैगाम जाएगा कि मौजूदा हुकूमत ने हिंदुस्तान से भी बहुत बेहतर नेगोशिएशन कर ली है, इकोनॉमिक हालात बेहतर कर दिए हैं। इसाक डार साहब का मुझे चंद दिन पहले पता चला था कि उनकी कोशिश है कि डॉलर को 165 के करीब जो है वो ले आए। तो जब डॉलर मिलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो डॉलर की प्राइस भी फॉल कर जाएगी। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत फॉल कर सकती है, उसके लिए कयास बढ़ सकता है। और पाकिस्तान में आप जैसे आपने देखा कि बलोच ये जो खातून से हमला करवाया गया, दहशतगर्द खुदकुश हमला करवाया गया, अगर ये मैसेज दिया जा रहा है चीन को कि भी पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, हिम्मत यानी बेसिकली स्किल ही नहीं है आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये 3-4 किस्म की चीज़ें हैं जो अमेरिकन कंट्रोल जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फोर्स किया जाएगा। और वो इस तरह से किया जाएगा सटल तरीके से कि हो सकता है जो इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट्स हैं वो तो इसको समझ सकें, लेकिन एक आम आदमी जो है इसको पहचान नहीं पाएगा। डॉक्टर साहब मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है जो इमरान खान कह रहे थे कि उन्हें पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करने के लिए रजीम चेंज की साजिश की अमेरिका ने, और उधर पाकिस्तान में कुछ लोग दनिस्ता गैर दनिस्ता उनसे साथ मिले, मीर जाफर, मीर सादक, उनके मुताबिक। इसका मतलब है फिर अमेरिका तो कामयाब हो गया, चंद टगों की खातर हमने मुल्क की सलामती और अमेरिका नामंजूर सारा कुछ बेच दिया, आपका मतलब है? जी भट्टी साहब, बदकिस्मती से चूंकि अमेरिका की पेनिट्रेशन पाकिस्तान के निज़ाम में बहुत ज़्यादा है,
देखिए हिंदुस्तान में अमेरिका की इतनी पेनिट्रेशन नहीं है कि वो वहाँ पे हुकूमतों को इन्फ्लुएंस कर सके, ईरान में उनकी इतनी पेनिट्रेशन नहीं है, रशिया में नहीं है, चाइना में नहीं है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में नहीं है। लेकिन वहाँ जहाँ जहाँ उनका फुटप्रिंट रहा है, चूँकि पाकिस्तान में उनका तकरीबन 60 बरस से ज़्यादा का फुटप्रिंट है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर, पाकिस्तान की थिंक टैंक कम्युनिटी में, पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग में, मीडिया में बहुत ज़्यादा उनकी पेनिट्रेशन है, अंग्रेज़ों की भी है और अमेरिकन की भी है। तो वो उस पेनिट्रेशन को बड़ी सक्सेसफुली इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने उस पेनिट्रेशन को इस्तेमाल किया। देखिए इसमें डोनाल्ड डू का जो खत है ये बिल्कुल इमटेरियल है। ये तो इमरान खान साहब को शायद शुरू में दिखाया नहीं गया था, कुछ दिनों के बाद उनको आईबी ने, ये शायद उनके हाथ लीक हो गया, उनके हाथ आ गया, उन्होंने इसके ऊपर एक पॉलिटिकल जो है कहानी बना दी जो अदरवाइज बन नहीं सकती थी। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ये सटल है, ये आप समझा नहीं सकते किसी को, ये वो सटल पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको पिक करना होता है जब आप एक डॉक्टर की हैसियत से, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट की हैसियत से इसको देखते हैं। ये चीज़ें जो अब हो रही हैं ये तो 2018 के बाद से ही बड़ी विजिबल थी, वो इससे पहले भी इसी डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे। इमरान खान और मिलिट्री अलायंस जो था उसने उनका रास्ता रोक लिया था। अब इमरान खान को गिरा के वो दोबारा उसी रास्ते पे जा रहे हैं और इस वक्त कोई चीज़ उनको अब रोकते नजर नहीं आ रही। न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में किसी ने कहा था कि जी ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल मालिक साहब कह रहे थे कि ये रेड एरिया, रेड गो नॉन गो एरिया है। देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यूसली इवॉल्व होना होता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, मिसाइल और बॉम्ब रखना कुछ भी मैटर नहीं करता अगर आपके पास उसको डिलीवरी सिस्टम ना हो। फिर अगर आपके पास डिलीवरी सिस्टम रिडंडेंट हो जाए फिर आपको बेहतर डिलीवरी सिस्टम चाहिए होते हैं। जैसे हिंदुस्तान ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे ऊपर हाइपरसोनिक, उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल गिराए देखने के लिए कि क्या हम उसको डिटेक्ट कर सकते थे और उन्होंने देखा कि हम नहीं कर सकते थे, हमें बाद में पता चला। तो जब तक आप अपने सिस्टम्स को, डिलीवरी सिस्टम्स को और डिटेक्शन एबिलिटी को इंप्रूव नहीं करते, आपके पास बेशक बम हो उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मालिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इसको हमने बहुत हाई प्रोफाइल एक साजिश भी बना दिया है। मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन देने लगा। हमारे यहाँ झगड़े किस बात पे हुए थे इमरान खान साहब के या फौज के? डिफरेंसेस कहाँ से हुए थे? डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करना और क्रिएट करने में बड़ा फ़र्क है। बुजदार साहब पे इशू था, गवर्नेंस का इशू था, ऑफिस के अंदर आजम खान का इशू था, केपी के अंदर महमूद खान की डिलीवरी का इशू था। और ये इशूज़ मैं असेसमेंट नहीं दे रहा, मैं खबर पे दे रहा हूँ, मैं अपने प्रोग्राम्स में कहता रहा हूँ। मैं कहता रहा हूँ कि अगर किसी को इस पर शक है तो डिनाई करे, गवर्नमेंट माने। जब उन तमाम चीज़ों पर डिलीवरी नहीं हुई, या तो कि मुझे बता दें कि पंजाब पाकिस्तान का जो 60% था वो डिलीवर कर रहा था, या मुझे बता दें कि इकॉनमी में आपके जो से थे फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे। क्वार्टरली फंड के फंडामेंटल्स के भी बड़े अच्छे आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, लेकिन आप ओवरऑल देखते हैं ओवरऑल इकॉनमी की हालत क्या थी। वहाँ पे कोई इतना स्मार्ट रिपोर्ट कार्ड नहीं था। और जो डिफरेंसेस असल डेवलप हुए हैं वो पंजाब के ऊपर से डेवलप हुए हैं, सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट की सर्टन चीज़ों पर डेवलप हुए हैं बिटवीन आर्मी। उसको बाद में 500 लोगों ने फ़ायदा उठाया, अपोजिशन ने अपना फ़ायदा उठाया, किसी और ने अपना फ़ायदा उठाया, वो बात की बात है। लेकिन ये अगर ये भी कहे, मुझे जो मोहित की बात से अंदाज़ा ही लग रहा था कि जैसे कि अमेरिका ने कोई बड़ी ग्रैंड साजिश की, उसके बाद इनके पेज में डिफरेंसेस आ गए और फिर साजिश होगी। नहीं, अगर आप मुझे ये कहें कि अमेरिका या किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाया, आई एम फाइन विद दैट, मैं उस पर बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन जो इनके डिफरेंसेस हुए थे वो प्योर डोमेस्टिक इश्यूज में हुए थे। और तमाम वो लोग जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते थे, जिनको इमरान खान ने बाद में निकाला, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, नदीम बाबर को 3 साल बाद क्यों निकाला अगर इतने ब्रिलियंट थे, लेकिन वो निकले लोग। इसी तो डॉक्टर साहब मेरी तो इतना है, आप जैसे साहब इल्म बहुत सीनियर एक जर्नलिस्ट है मोहम्मद मालिक, वो तो कह रहे हैं कि अक्टूबर में प्रॉब्लम हुई थी कि हम तैनाती के ऊपर, बाकी ये गवर्नेंस तो कौन सा कायदे-ए-आज़म पहले रहा पाकिस्तान में। नहीं बड़ी साहब, इसमें मैं एक चीज दे दूं, वहां जब अक्टूबर वाला फटा हुआ है, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, उस वक्त डिफरेंसेस शुरू नहीं हुए, डिफरेंसेस पहले के थे। उस इशू ने बस, इसको कहते हैं ना, बस इंतहा हो गई कि बस जी हुंते ए भी गल हो गई है। दैट वाज समथिंग जिसने बिल्कुल एक आखिरी रेड लाइन क्रॉस हो गई थी। डिफरेंसेस उससे पहले बहुत थे, डेढ़ सवा साल से चल रहे थे, तो सीरियस इश्यूज थे। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं और मैं ब्रेक से वापस एक बड़ी रोज़ी पिक्चर एक मैशत के हवाले से थी। मैं वापस आके डॉक्टर साहब से और एक सवाल इस मैशत पे भी करूँगा कि क्या ये पिक्चर इतनी ही रोज़ी होगी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले मैं आपकी खिदमत में एक छोटा सा सवाल
कि ये जो इतनी, मैं मानता हूँ कि मैक्रो लेवल पे कुछ हमें रिलीफ मिलेगा और शायद हमारा हशर वो ना हो जो फौरी तौर पर वो ना हो जो इसका श्रीलंका का हुआ है, मगर हम तो देख रहे हैं कि अमेरिका बहादुर जैसा मुल्क जो है वो भी $1,00,000 पे जो है वो 5 साल का वीज़ा दे रहा है और श्रीलंका भी दे रहा है। तो ये तो एंटी पीपल मॉडल है। इवन ग्रोथ जो है वो उसका रिश्ता माकूस है लोगों की वेलफेयर से। तो डू यू थिंक कि ये ऊपर ठीक है अशराफिया का रौनक मेला लगेगा ठेके ठूके दाएं बाएं, इट हैज़ नेवर ट्रांसलेटेड इनटू द वेलफेयर ऑफ मैसेज। और हालात दुनिया के बहुत ख़राब हैं। अमेरिका में 50 साल या 40 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है, तो हम किस बात की मूली हैं? डॉक्टर साहब साहब ये बात तो आपकी सही है, लेकिन देखिए अमेरिका की इकॉनमी इस वक्त तकरीबन 23 से 24 ट्रिलियन डॉलर की, खरब डॉलर की इकॉनमी है। पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी जो है वो 300 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है, उसका सारा जो आउटपुट है सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स का। तो पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर कहीं से 10 बिलियन डॉलर की रिलीफ मिल जाती है, खास करके ऐसी रिलीफ जिसके नतीजे में रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो अगर नीचे आ जाती है, जैसे कि डार साहब का एक, मैंने सुना है कि उनका एक डिज़ाइन या प्लान है कि इसको 165 के करीब वो ले आए, तो पाकिस्तान के लोग जो है महसूस करेंगे कि उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो गई है। और वैसे भी ये है कि पाकिस्तान में भी लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जो मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ी 2018 के बाद वो बहुत हद तक IMF ने ही पैदा की थी, और दरमियान में जो थोड़ी सी रिलीफ आई थी वो पेंडेमिक की वजह से आई, बिकॉज पेंडेमिक में IMF के ऊपर प्रेशर पड़ गया और IMF अपना बेसिक जो, देखिए बेसिकली ये समझना बहुत जरूरी है कि IMF उस तरह से एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस तरह से कई दफ़ा हमारे अंग्रेजी अखबारात में उसको लिख दिया जाता है। IMF बहरहाल अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक टूल है जिसको बनाया इसलिए गया है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को फैसिलिटेट करे। तो उन्होंने एक तरफ से पाकिस्तान को फैटफ में डाल दिया मार्च और जून 2018 में, ये देख के कि जो तब्दीली यहाँ पे सियासी आ रही है वो उनको अनएक्सेप्टेबल थी। दूसरी तरफ से उन्होंने IMF के जरिए पाकिस्तान का स्क्रू टाइट किया, और IMF हर 15 दिन के बाद हुकूमत को कहता था कि बिजली की प्राइस बढ़ाएं, यूटिलिटी की बढ़ाएं, आपका बजट में गैप आ रहा है। अब आप देखेंगे कि IMF वो चीज़ें नहीं करेगा। इसी तरह वर्ल्ड बैंक जब ज़्यादा पैसे देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ज़्यादा पैसे देगा, सऊदी अरब बहुत नरम तरीके से ट्रीट करेगा, UAE नरम तरीके से ट्रीट करेगा, तो फिर इस हुकूमत के पास इतनी एक स्पेस आ जाएगी कि वो आलू, टमाटर, सब्जी और तमाम चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल कर सकेगी। और फिर ये कंपैरिजन आ जाएगा, जैसे मालिक साहब ने इशारा किया कि आम आदमी को ये कहा जाएगा कि देखिए ये इसलिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं कि ये हुकूमत ज़्यादा कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है। वो हुकूमत इसलिए नालायक थी कि उसको अमेरिका की सपोर्ट नहीं थी। ये तो बिल्कुल वेरीफाइड है। मैंने बड़े क्रेडिबल लोगों से, जो यानी इवन PMLN के हैं और लोग हैं, उन्होंने भी ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे यही कहा है कि अब IMF का रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, फिर पहले ही IMF का रवैया सख्त था, लेकिन जब अमेरिका को ये शक हुआ कि पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया है तालिबान के टेक ओवर में, और अगर पाकिस्तान वो फैसिलिटेटेड रोल प्ले ना करता जून ऑनवर्ड्स में, तो तालिबान शायद इतनी तेज़ी से ओवरटेक ना कर सकते, तो उनका गुस्सा जो था वो अरूज पे चला गया। और IMF का भी रवैया जो था वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया 2021 के बाद। और फिर जहाँ ये ठीक है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अक्टूबर में जो डिफरेंसेस पैदा हो गए, और जाहिर है कि आपके अंदरूनी जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हीं से दुश्मन फ़ायदा भी उठाता है। लेकिन असल कहानी शुरू हो गई थी जून में, जब जून में पाकिस्तान को ये कहा गया कि आप बेसिस दें, लॉजिस्टिक, एयर कॉरिडोर वगैरह दें, और हमारे यहाँ से रिफ्यूज़ कर दिया गया। और जब ज़्यादा प्रेशर था तो इमरान खान चले गए पार्लियामेंट में। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा मतलब है आप फरमा रहे हैं कि असल वजह है एब्सोल्युटली नॉट जो पाकिस्तान ने अमेरिका के अफगानिस्तान खिलाफ नहीं दी, तो इसका मतलब है अगला इलेक्शन इसका मतलब है फिर अगला इलेक्शन अमेरिका में भेज दे 4-5 पर्ची लीडरों के नाम की, जिसका वो वजीर आज़म बनाए, जिस पे मुतमिन हो। क्यों लोगों को अरबों रुपए फिर लगाना है इस कौम का इलेक्शन पे, अगर फैसला ही उधर होना है? देखिए अब बस ऐसा ही है सूरत हाल। अब इसका वो तो ज़ाहिर है नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं है कि फैसला ऐसा ही है कि पाकिस्तान ही नहीं है, दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर साहब हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, कोई ताकतवर हल्के, तो ये हो सकता है वहां से पर्ची निकल सकती है। जी बिल्कुल निकल सकती है पर्ची, मतलब ज़रा उसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन पर्ची वहां से निकल सकती है। देखिए अगर भी जो दो की कंट्रीज हैं, वो बिलावल जरदारी को वो प्राइम मिनिस्टर देखते हैं फ्यूचर का। ये भी माइंड में रखें कि बिलावल जरदारी के बारे में कुछ की जो कंट्रीज हैं, P5 कंट्रीज हैं, 2 कम से कम, वो उनको एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर देखते हैं पाकिस्तान का। फॉरेन मिनिस्टर तो उनका पहला स्टेप है। अच्छा मालिक साहब, एक तो जितने पैसे आ रहे हैं ये मैं याद रहे कि ये हमारा कर्ज है और हमने अदा भी करना है, और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 3 साल अगले तक कोई आपको नहीं मिलेगा रिलीफ कीमतों में, और जो जंग के साए हैं ख़ास तौर पर आलमी सतह पर एक, और ख़ुद हम देख रहे हैं कि 2020 का रिसेशन कहीं नहीं जा रहा, के शेप है ये बता रहे हैं।
So there is a very difficult economic environment that is despite all that we are going to get. तो आप समझते हैं कि इतनी अकूमन होगी, ये एक्सपर्टीज़ होगी, ये पैसे और इतना बड़ा कर्जा कि हम एक अच्छी दुनिया बनाएंगे मोहम्मद मालिक साहब? देखिए बहुत टफ होगा ये, इन तमाम रिलीफ्स के साथ भी बहुत ज़्यादा टफ अपहिल टास्क है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें, लोग पूछते हैं कि जी अपोजिशन ने इस वक्त आई क्यों, लिया क्यों, वो चाहते, इतनी बदनाम हो रही थी गवर्नमेंट, इतनी ज़्यादा अनपॉपुलर थी और ये 1.5 साल और अनपॉपुलर हो जाती। मेरा तो ख्याल है 3 अवामिल थे जिसकी वजह से अपोजिशन ने ये इस मौके का फ़ायदा उठाया। एक ये तो उन्होंने सोचा कि ठीक है जी इमरान खान गिर रहा है, पहली बारी चांस है गिरने का, डिफरेंसेस हो गए एस्टैब्लिशमेंट से, घुस जाओ फिर पता नहीं मौका मिलना कि नहीं मिलना, क्योंकि उसमें केसेस और इनकी अपनी ज़ाती जो फैमिली से सर्वाइवल था वो बड़ा ज़रूरी था। इस गवर्नमेंट ने, इनके तमाम प्लान यही थे कि ये आएंगे 2 माह में चेंजेस करेंगे, वो फॉरेन एक्सपर्ट वोटिंग वगैरह में, नैब के चेंजेस में, और निकल जाएंगे, और जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी वही बजट देगी, ये इलेक्शन लड़के वापस आ जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान साहब ने जब जलसे किए, वो इतने बड़े जलसे हुए और उन्होंने एक नैरेटिव बड़ी जल्दी बनाया, एंटी अमेरिकन, इस्लाम और अमर बिल मारूफ, फिर मजहब और पॉलिटिक्स दोनों मिक्स हो गए। वो ऐसा माहौल बन गया कि ये फंस गए हैं ये लोग, अब ये बजट देने में फंस गए हैं। और अगर इन्होंने बजट अब देना है तो इनको ये पता है कि बजट इतना सख्त होगा, जितनी मर्जी रिलीफ मिल जाए फिर भी सख्त बजट होगा। उसके बाद इनको कम से कम साल चाहिए एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, बिकॉज ये हो नहीं सकता ना कि आप जून में एक सख्त बजट दें, उसके असरात आएंगे जुलाई अगस्त में, और आप जनाब अक्टूबर में नया चीफ अपॉइंट करके कहेंगे हम जी नवंबर में इलेक्शन कर रहे हैं, तबाह हो जाएंगे, मारे जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि इमरान खान की सियासत के लिए बहुत क्रिटिकल है कि ये इलेक्शंस हो, इनके सर्वाइवल के लिए बहुत क्रिटिकल है कि ये अगले साल तक सर्वाइव करें। दोनों की पोजीशन बड़ी हार्ड एंड पोजीशन है। अच्छा मालिक साहब, एक मैं बात डॉक्टर साहब अभी भट्टी साहब बात खत्म कर दूं। इसलिए इमरान खान को ये नजर आता है कि ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे हम खड़े हुए, तो अगर मैं सड़क इतनी गर्म कर दूं तो शायद मैं मजबूर कर दूं फौजियों को कि चलें यार वो अपना काम निकालें, आप नया चीफ अपॉइंट करवाएं, जिससे भी करवाना है व्हाटएवर, उसके बाद वो फोर्स करें अली इलेक्शन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा और दिलचस्प सवाल है, और ये मैंने भट्टी साहब से अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था तो उन्होंने ये हमें खबर भी दी कि एक अंदर खींचातानी शुरू हो चुकी है। फेडरल सेक्रेटरीज को समझ नहीं आती, बात पीएम साहब की सुननी है, जरदारी साहब की सुननी है। ये जो डिसएडवांटेज है ऑफ अ वेरी वीक कोalition और जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट के जो होंगे, ये कितना फैक्टर प्ले करेंगे इनकी परफॉर्मेंस में? डॉक्टर साहब काजी साहब, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया और ये डबटेल करता है उसी चीज़ के साथ जहां मालिक साहब ने पहले इशारा किया कि जिस तरह से पाकिस्तान के निज़ाम में और हाइब्रिड गवर्नमेंट के अंदर बहुत सी डिफरेंसेस डेवलप कर गए, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप कर गए, फॉल्ट लाइन्स इमर्ज कर गई बिटवीन पिंडी एंड इस्लामाबाद, जिसका कि एक्सटर्नल फोर्सेस ने फ़ायदा उठाया और वो ज़ाहिर है बहुत सुपीरियर इंटेलिजेंस रखती हैं बाहर की ताकतें। इसी तरह ये जो निज़ाम है, इमरान खान साहब को जो चीज़ मदद कर सकती है वो 2 चीज़ें उनको मदद कर सकती हैं। एक तो ये कि अमेरिका से इतनी मदद ना मिले जितना कि मैंने एक्सप्लेन किया कि उतनी मदद नहीं मिलेगी, बिकॉज अमेरिकन भी देखेंगे कि ये सिस्टम जो है ये कितना एक स्टेबल है। अगर उनको लगेगा कि स्टेबल नहीं है, इसके अंदर ही अपने पॉलिटिकल मसले हैं, इसकी लेजिटिमेसी का सवाल उठा दिया है इमरान खान ने सड़कों में, तो अमेरिकन कभी भी एक बहुत ही अनपॉपुलर और इलेजिटिमेट किस्म की जो गवर्नमेंट होती है जिसके पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया खिलाफ हो जाएगी, जिसके फौज का एक हिस्सा खिलाफ हो जाएगा, उसको कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेंगे। ये उनकी पॉलिसीज़ में ये है नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई लॉयल्टी है फैक्टर है। अब जो चीज़ आप कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है कि एक हुकूमत जिसकी 2-3 सीटों की अक्सरियत है, जिसके अंदर कम से कम 2 या 3 किस्म की 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, दोनों में आपस में कोई मोहब्बत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस भी ले ली हैं, उन्होंने ऐसी पोजीशंस ले ली हैं जहां से उसका वजन कुछ नहीं है, और जितनी मुश्किल पोजीशंस हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस किसके पास है, ये सब पोजीशंस पीएमएलएन को दे दी गई हैं। और मेरे जो पीएमएलएन में फ्रेंड्स हैं, पीएमएलएन के अंदर बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड सेकंड टियर लीडरशिप एग्जिस्ट करती है, वो दबे अल्फाज में इस सूरत हाल से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, उनको बार बार समझाया जा रहा है। उनमें से तो बहुत लोगों का ख्याल था कि हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी, अगर लेते तो बजट से पहले ख़त्म कर देते या बजट के फ़ौरन बाद ख़त्म कर देते। उनको इसमें बहुत खतरात नज़र आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने कमाल होशियार, वो कहते हैं कि असल साजिश तो इमरान खान ने हमारे खिलाफ कर दी, हमने इसके खिलाफ क्या साजिश करनी थी। इसने इस पूरी पॉलिटिकल डिबेट को, जैसे मालिक साहब ने पहले कहा, जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में थी उसको हक और बातिल की एक जंग में बदल दिया इमरान खान ने कि भाई सच्चा कौन है, झूठा कौन है, पाकिस्तान के साथ कौन है, पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, अमेरिका के साथ कौन है, अमेरिका के खिलाफ कौन है। तो ये एक चीज़ जो है ये उनको हर्ट करती है, और ये जो अंदर की फॉल्ट
लाइन है। एक ब्रेक है डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जा रहा हूँ और वापस आके मालिक साहब, मैंने एक रेगुलेटरी रिजीम बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है हमारे यहाँ। इसके बाद जब वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे। जी मालिक साहब, सवाल तो मैंने कर दिया था, मैं फिर थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि कोई रेगुलेटरी रजीम नहीं है। गाड़ियों का देख लें, यहाँ पे ब्लैक हो रही हैं और वो हमें बताया करते थे जी कि ये तो बड़ी बड़ी तरक्की हो रही है हमारी। डू यू थिंक कि ये कुछ काबू पाएंगे, कोई सेम्बलेंस ऑफ होगी लॉ वगैरह मालिक साहब? जी मेरा ख्याल है होगा। गाड़ियों की आपने एग्जांपल दी तो उस पर तो मेरे प्रोग्राम में बुलाया हुआ था इस्माइल मिफ्ता को। अभी फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस नहीं हुए थे, लेकिन पता था सबको कि वही बनेंगे। उस पर वो बड़े क्लियर थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इस पर बात करेंगे, रजीम्स करेंगे। देखिए पहले रज़ाक दाऊद साहब बैठे हुए थे। रज़ाक दाऊद साहब ने जितना बिजनेसेस के वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया शायद किसी ने भी नहीं किया। टर्फ लोन आए 5% के ऊपर 10 साल के लिए और वो तकरीबन 430 अरब के करीब था। वो कुछ 600-700 लोग थे बिजनेसमैन, मेजॉरिटी कराची के थे, उनको दिलवा दिए गए। तो इतना बड़ा चंक वहाँ का वहाँ चला गया। ना स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बजट्स मिले, ना कुछ मिले। पैसे आए, कारोबार में लगे, लेकिन बड़े ही खास लॉबीज में लगे। ये मैं इन्हीं बातों को कह रहा हूँ। जो आप पहले एक बात कर रहे थे सेक्रेटरी वगैरह की, अभी तक मैंने देखा, अभी तक तो बड़ी सेंसिबली ये लोग चल रहे हैं। अभी कोई 4 फेडरल सेक्रेटरी चेंज हुए हैं और वो सारे वुज़रा की मर्जी का हैं। लाइक यानी कि जिस वजीर ने जो सेक्रेटरी मांगा है वो उसको ही मिला, उसकी मर्जी का सेक्रेटरी। सो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कॉन्फ्लिक्ट वाली वो सिचुएशन होगी कि वो पीएम हाउस की तरफ देखना, उसने किसने वजीर की तरफ देखना है, वो अपनी अपनी वजारतों में। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं मालिक साहब, मेरी गुजारिश है, मेरी आज 2 सेक्रेटरियों से बात हुई है, दोनों ही सख्त नाला हैं। दरअसल पीपल्स पार्टी ने कहा हमारे वजारतों के साथ ना सेक्रेटरी भी दें, हमें बेख्तियार वजीर नहीं चाहिए। और दूसरा कि वो समझते हैं कि जो पंजाब में उन्हें सीटें दी जाए और साथ डीपीओ डीसीओ लगाया जाए, ये सख्त शिकायत है। दूसरा, दोनों से 30 सेकंड का आप समझते हैं 2023 में इलेक्शन होंगे या 22 में, ये जरा रहनुमाई फरमाएं। डॉक्टर साहब पहले आप फरमा दें और फिर मालिक साहब। देखिए इरादा जो अब तक है, अब जब लास्ट मेरी बात हुई है लोगों से, तो इरादा तो यही है कि इलेक्शन किसी भी सूरत में फरवरी मार्च से पहले नहीं होंगे। उसके बाद 90 दिन कम से कम चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट के, ये मामला कहीं जाके फरवरी के इलेक्शन का ठहरता है। लेकिन जो सूरत हाल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की और जिस फॉल्ट लाइन की तरफ आप लोगों ने इशारा किया, जो अंदरूनी फॉल्ट लाइन, मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें, बाहर का प्रेशर, अंदर के इशूज़ बहुत से शायद ये फोर्स कर दें कि माइंड चेंज हो जाए, एक पीसफुल तरीके से माइंड। अच्छा एक डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल रह गया मुझसे और वक्त बड़ा कम है। मालिक साहब, सिविल वॉर की बात ख्वाजा आसिफ भी कर रहे हैं, शेख रशीद साहब भी कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं। ये सिर्फ ये कंजम्पशन के लिए एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? डू यू सी द रियल इसके पीछे खतरा है कोई मालिक साहब? सर सिविल वॉर नहीं होगी। सिविल वॉर का खतरा होगा तो फिर डेमोक्रेसी लपेटी जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर तो इस गवर्नमेंट के बस में हुआ तो ये तो इलेक्शन अगले साल से पहले मानेंगे नहीं, बिकॉज इनकी पॉलिटिकल खुदकुशी होगी और फिर मेरा ख्याल है काम खुद ही करना पड़ेगा। उनकी मर्जी से ये गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, बिकॉज ये खुदकुशी होगी इनके लिए। अच्छा मालिक, यहीं पे एक सवाल बनता है, अगर ये आपकी बात मान लीजिए, फिर इमरान खान का क्या रिएक्शन हो सकता है? कैन ही टेक 1.5 ईयर? मैंने शुरू में आपको मालिक साहब ये कहा है ना कि यही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरा ख्याल है ये तमाम फैसले अगले 10 से 14 हफ्तों में मलिक साहब हो जाएंगे, या ये प्रेशर इतना बन जाएगा कि चीज़ें होने पे मजबूर हो जाएंगे सबको, जो मुझे मुश्किल लगता है। इट्स अ बिग आस्क, अंग्रेजी में कहते हैं ना बिग आस्क, लेकिन ये है 10-14 हफ्तों की गेम। अगर इमरान इसमें इतना प्रेशर बना गए फिर तो शायद कुछ हो जाए, लेकिन अगर ये 14-15 हफ्ते गुजर गए, 2-2.5 महीने से आगे गेम चली गई, फिर मुझे ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता पिट आउट करते निकलता है। बिकॉज देखिए उन्होंने भी अब काउंटर अपने जुलूस दिखाने शुरू कर देने कि वो भी तो चाहेंगे ना एस्टैब्लिशमेंट। अगर एक तरफ 1 लाख देखती है और दूसरी तरफ हुकूमत के 50,000 भी नजर आएंगे तो एस्टैब्लिशमेंट का रवैया और होता है। और उन्होंने मरियम को एक्टिवेट कर दिया, वो शुरू होगी, कॉर्नर मीटिंग जल्द से बनेंगे, सो वो क्राउड टू क्राउड भी शुरू हो जाएगा, फिर गवर्नेंस की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। सो अभी अगर आप परसेंटेज में देखें तो पलड़ा गवर्नमेंट के हक में भारी है, क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा था, अगर एक बारी बहस इश्यूज पे और रियल लाइफ इश्यूज पे आनी शुरू हो गई तो वो फिर हिट करेगी इमरान खान साहब के नैरेटिव को। इसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आपसे सवाल, इमरान के साथ टाइम है? अगर इमरान खान साहब 2-3 महीने मिस कर जाते हैं इलेक्शन के तो वुड ही सर्वाइव?
जी लास्ट मिनट डॉक्टर साहब प्लीज़। देखिए ये डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब के अपनी मूवमेंट को कितना सस्टेन कर सकते हैं। उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज स्टेटस को जो पावर होती है इस वक्त जो शरीफ ज़रदारी रजीम है ये एक स्टेटस को पावर है, और अगर इस स्टेटस को पावर को अमेरिका के फाइनेंशियल ढांचे से इफेक्टिव मदद मिल गई, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मिल रही है, मिलेगी, तो फिर इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन अगर इनको फाइनेंशियल मदद ना मिली, लेवरेज ना मिल सका बाहर से, और या इनके अंदर इस किस्म के डिफरेंसेस पैदा हो गए जिसके सीड्स हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन के, तो इमरान खान को फायदा होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब और जनाब मुईद पीरज़ादा साहब, आपने हमें अपने कीमती ख्यालात से और अपने कीमती वक्त से नवाजा। मेरे ख्याल में आखिरी लम्हे हैं, मिक्स्ड है, बैग है, कुछ कह नहीं सकते। देखिए इमरान खान क्लोजिंग है, आखिरी सिर्फ आजमाइश है। अगर इमरान खान ने महीने डेढ़ महीने में को मूवमेंट चला ली तो ठीक है, चला ली मूवमेंट, जल्द अज जल्द तो कुछ हो सकेगा, वरना शायद वो ट्रेन मिस कर दे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।